अस्सलाम अलैकुम। नॉवल पिया मैं तेरी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। वो क्या बताती डॉक्टर को और कैसे, पता नहीं वो आस्तीगी से नजरें झुकाए जवाबदा हुई। क्या आजकल टीवी बहुत ज्यादा देख रही हैं आप, या सेल फोन का इस्तेमाल ज्यादा कर रही हैं आप, या कंप्यूटर? अभी डॉक्टर बोल ही रहे थे कि मुहीब ने इनका जुमला मुकम्मल न होने दिया। रोती बहुत है, इसके कहते ही नजमा हैरत से उसका चेहरा देखने लगी थी। साथ साथ डॉक्टर ने भी उलझकर उसे देखा। मगर क्यों? डॉक्टर ने तेजी से पूछा। ये तो यही बता सकती है। मुहीब ने नजमा की जानिब नजर कर बेतासुर चेहरे के साथ जवाब दिया। सर में दर्द की वजह से पहले तो कुछ लम्हे इसे समझ ही न आया कि क्या जवाब दे। फिर जो सबसे पहला बहाना इसके जहन में आया वो बोलकर अपनी इसने जान छुड़ाई। इसकी नजर कमजोर होने के सबब नजर का चश्मा लग गया था। मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसने कान में बैठते ही मुंह बसोरते हुए मुहिब से कहा। तो मैंने कहा था हर वक्त बैठकर रोती रहो, वह तपे हुए लहजे में जवाबदा हुआ। तुम्हारी ही वजह से मुझे आज चश्मा लग गया है। वो हसीन गुड़िया गराते हुए सारा इल्जाम इसके सर पर आयद करने लगी। गलती तुम्हारी अपनी है, मुकाबिल की जानिब से नहायत सख्त लहजे में जवाब मिलता देख वो खामोश हो गई थी। वो मुहीब अजलाल मलक, जिसकी एक निकाह के लिए लड़कियां तरसती हैं, जो न जाने कितने ही दिलों की धड़कन है। इसकी अपनी बीवी ने किसी और मर्द के गम में रो रो कर अपनी आंखों की बीनाई कमजोर कर ली थी। आखिर वो कैसे आग बगोला ना होता। जरून बेटा देखो तो सही, तुमसे मिलने कौन आया है? अनाइजा बेगम इसके कमरे का दरवाजा खोलते हुए मसरत बड़े लहजे में बोली। कौन? वो तो जैसे हर जज्बे से आरी हो गया था। बेतासुर लहजे में इस्तफसार करने लगा। मैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रूम में दाखिल हुई। तुम? फिर से जरून चिढ़ते हुए गोया हुआ। इसका गुमान यही था कि अनाबिया इस दिन के बाद फिर कभी इसके घर नहीं आएगी, मगर वो तो एक हफ्ते बाद ही दोबारा आन पहुंची थी। बेटा क्या हो गया है तुम्हें? वो मेहमान है हमारी। अनाइजा बेगम फौरन टोकते हुए समझाने वाले अंदाज में कहने लगी। सॉरी, अगर मेरा आना तुम्हें बुरा लगता है तो लगता रहे, मगर मैं तो आऊंगी क्योंकि एज अ फ्रेंड मैं अपने पुराने दोस्त की मदद करना चाहती हूँ और तुम मुझे इसे नहीं रोक सकते। अनाबिया अपना बैग कंधे से उतार कर इसके बेड पर डालते हुए बड़े बरम से गोया हुई। कैसी मदद? तुम्हें नजर नहीं आता? मदद करने के लिए कुछ है ही नहीं, जरून सपाट से लहजे में कहने लगा। इसका लहजा बता रहा था वो हिम्मत हार चुका है। क्यों नहीं है? ये बोलो। तुम हिम्मत हार बैठे हो। वो दोनों हाथ इसकी व्हील चेयर पर जमाते हुए इसके चेहरे के बराबर झुककर बेरौनक आंखों में झांकते हुए बोली। इसकी आंखें जो कभी बहुत पुरौनक और शोख और चहचल हुआ करती थी, वो आज कितनी वीरान थी। ये देखकर इसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे, मगर अपने जज्बात को इसने काबू में किया, क्योंकि इसकी हिम्मत बढ़ाने आई थी, तोड़ने तो नहीं आई थी। मुझे लगता है तुम्हें बार बार मेरी बेबसी पर हंसने पर मजा आ रहा है। तभी वो बोल ही रहा था कि अनाबिया इसके पैरों के पास नीचे बैठी, जिसे देख वो चौंक कर खामोश हुआ। क्या कर रही हो? अनाबिया ने इसके सीधे पांव को अपने हाथों में लिया तो वो उलझकर इस्तफसार करने लगा। या अल्लाह, मुझे सिर्फ तेरी जात पर भरोसा है। मालिक मेरी मदद कर प्लीज। वो दिल ही दिल में गोया हुई। फिर वो तेजी से उठकर अपने पर्स से एक पेन निकाल कर लाई और वापस इसके पांव अपने हाथ में लेकर बैठ गई। मेरा पांव छोड़ो। अनाबिया ये क्या कर रही हो तुम? जरून उलझकर झुंझलाते हुए बोला, जबकि अनाइजा बेगम खामोश खड़ी इसे तजस्सुस से देख रही थी। अनाबिया ने इसके पांव के तले पर पेन हल्के हल्के हाथ से मारा। अगले ही लम्हे इसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब इसने जरून के पांव में सेंसेशन होती देखी। वो एक हफ्ते से नेट पर पैरों से मजदूर लोगों के इलाज का ट्रीटमेंट देख रही थी। पांव में सेंसेशन का होना एक गुड साइन था। वो खुशी से उछलकर अनाइजा बेगम के गले लग गई। आंटी, सेंसेशन मौजूद है, इसका मतलब है उम्मीद है कि जरून वापिस अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।
वो मसरत बड़े लहजे में अनाइजा बेगम को बताने लगी। उनका दिल मसरत से बढ़ आया था। अनाबिया का जुमला सुनते ही, तुम मेरी मॉम को झूठी तसल्लियां मत दो, प्लीज मेरी मॉम को झूठी उम्मीदें मत दिलाओ। डॉक्टर ने साफ कह दिया है मैं कभी नहीं चल सकता। वो चीखकर चीखते हुए बोला। हाँ मैं मानती हूँ, डॉक्टर ने कहा है, मगर नामुमकिनात मुमकिन होते हैं अगर इंसान करना चाहे तो। तुमने शायद जाना ही नहीं कि खुदी क्या कुव्वत विल पावर है। अरादी का नाम सुना है? कभी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है? तुम चाहो तो पूरी दुनिया तुम्हारी, तुम न चाहो तो ये तरीक कमरा तुम्हारा, फैसला अब तुम्हारा है। वक्त और हालात इंसान खुद बदलता है अपने। हिम्मत तो करो, इतनी जल्दी हार मान बैठे हो। हार मान ली तो अभी मौत, न मानी तो जब तक लड़ाई तब तक की जिंदगी। कम से कम गिल्ट नहीं रहेगा कि एक बार कोशिश नहीं की। प्लीज जरून थोड़ी सी हिम्मत तो करो। वाकई मुस्तकबिल बदला जा सकता है। प्लीज इतनी जल्दी हार मत मानो, क्योंकि सिर्फ तुम नहीं हार रहे, तुमसे प्यार करने वाले भी साथ हार रहे हैं। वो इसकी जानिब आकर उस खूबरो नौजवान के पास बैठकर इसका हाथ अपने नरम हाथ में गर्म जोशी से पकड़ते हुए बड़ी मोहब्बत से उस टूटे हुए शख्स की हिम्मत बढ़ाने लगी। जरूर चाहकर भी इसकी आंखों में बड़ी उम्मीद की चमक को इग्नोर नहीं कर सकता था और ना मोहब्बत से लबरेज इन हसीन बुरी आंखों को। देखो अनाबिया, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर ये अगर मगर छोड़ दो, एक बार बस मुझ पर यकीन तो कर लो। इसने रूहान सा लहजे में इसकी बात काटते हुए कहा। बेटा अनाबिया दोस्त है तुम्हारी, अगर तुम्हारी मदद करना चाहती है तो तुम क्यों रोक रहे हो? अपनी नहीं तो हमारी खातिर प्लीज थोड़ी सी हिम्मत कर लो। अनाइजा बेगम पीछे खड़े होकर इसके दोनों कंधों को पकड़कर मिनती अंदाज में गोया हुई। वो चारों नाश्ता कर रहे थे जब मुबशरा बेगम की अचानक चीख चीख कर कमरे से आने वाली आवाजों ने इन चारों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जब मुबशरा बेगम की अचानक चीख चीख कर कमरे से आने वाली आवाजों ने इन चारों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी तुम? अजलाल मलक के इस जुमले को सुनते ही सोबिया और नजमा हक्का बक्का होकर इन दोनों भाइयों को देखने लगी, जो बगैर चेहरे पर कोई तासुर लिए नाश्ता करने में मसरूफ थे। ये चल क्या रहा है? अब्बू अम्मी को तलाक देने का कह रहे हैं और तुम आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे हो। सोबिया हैरान और परेशान होकर जाजा को देखते हुए बोली, जिस पर इसने कोई जवाब न दिया। हाँ हाँ दे दो, मैं डरती नहीं हूँ। मेरे बेटे जवान हो गए हैं, अब तो मुझे घर से निकाल नहीं सकते। वो लोग देख नहीं रहे थे, मगर तसव्वुर कर सकते थे कि मुबशरा बेगम ने किस कदर अकड़ कर ये जुमला अदा किया होगा। सुकून से नाश्ता भी नहीं करने देते। जाजा की बर्दाश्त जैसे जवाब दे गई थी। वो गुस्से से कहते हुए उठकर चल दिया। इसके जाते ही मुहीब भी बगैर कुछ कहे नाश्ता छोड़कर खड़ा होने लगा। इस लम्हा नजमा ने पहली बार इसकी आंखों में शदीद कर्ब देखा था। अगर आप लोगों के तमाशे हो गए हों तो प्लीज यही ख्याल कर लीजिए कि अब आपकी दोनों बहनें भी घर में मौजूद हैं। मुहीब ने आहिस्ता से इनके कमरे का दरवाजा नॉक किया। कमरे का माहौल नहायत गर्मा गर्मी का था, जिससे इसे शदीद घुटन महसूस हुई। इसलिए वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा। मुबशरा बेगम मुहीब को देखते ही बेड के एक साइड पर बैठकर रोना शुरू हो गई थी, जबकि अजलाल मलक साहब सीना ताने दरवाजे को पकड़े खड़े थे। वो वालिदैन थे इसके, वो क्या कह सकता था इन्हें सिवाय इसके कि इन्हें याद दहानी करवाए कि इनका क्या मुकाम है और वो क्या कर रहे हैं। इनकी बहुएं घर में मौजूद हैं, कम से कम अपने इज्जत और रुतबे का ही लिहाज रखें। वो कहने के बाद एक लम्हा भी वहां ना रुका। ये सब क्या चल रहा है? नजमा भाभी। सोबिया कंफ्यूज होकर नजमा को देखकर पूछने लगी थी। मुझे खुद नहीं पता, वो कंधे लाइल्मी में उचकाते हुए बोली। मगर आप तो इसी घर की बेटी भी हैं। हाँ, लेकिन मैं तो बहुत छोटी उम्र में यहाँ से चली गई थी। नजमा तेजी से जवाबदा हुई। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि सोबिया कितनी इज्जत से इससे बात कर रही है। आज दिल के किसी कोने में वो ये इतराफ कर रही थी कि इस इज्जत की वजह सिर्फ और सिर्फ मुहीब है, और मुहीब का अच्छा रवैया है जो उसने उसके साथ रखा हुआ है।
ओह, सोबिया ने होंठों को गोल करते हुए कहा। वैसे एक बात तो बताइए। सोबिया सरगोशी करने वाले अंदाज में नजमा को देखकर कहने लगी। क्या? वो आईब्रो उचकाकर बोली। अम्मी कहती हैं आपने जादू कर दिया है मोहिब बाई पर। मुझे भी बता दीजिए, इनके छोटे भाई पर करना है मुझे। आखिरी जुमला इसने शोखी से अदा किया था। इसका चेहरा शर्मगी से पूरा लाल हो रहा था। गलत फहमी है इन्हें, वो हसीन गुड़िया संजीदगी से जवाबदा हुई। नहीं, मैंने खुद भी देखा है वो कितना लवी डवी वाला प्यार करते हैं आपसे। आपकी खातिर न सिर्फ अम्मी से बल्कि दादी जान से भी लड़ते रहते हैं। वो अपनी बात पर खासा जोर देते हुए गोया हुई। प्यार और मुहीब अजलाल मलक दो अलग चीजें हैं। वो प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मुझे अपने कब्जे में रखना चाहता है। अगर ये वाकई किसी की नजर में मोहब्बत है तो मैं कहूंगी वो शख्स जानता ही नहीं मोहब्बत किस जज्बे का नाम है। वो जो भी कर रहा है मुझे पूरा पूरा यकीन है इसका कोई न कोई मकसद जरूर है। मानो इसकी दुखती रग पर हाथ रखा था सोबिया ने। वो बड़े दिल जले अंदाज में गोया हुई। मगर इनके पास तो पहले से ही सब कुछ है। मुझे नहीं लगता इनके इस नाइस रवैये के पीछे कोई मकसद भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। सोबिया अपनी राय देते हुए चाय का कप मुंह से लगाने लगी। तुम मुहीब अजलाल मलक को नहीं जानती। वो ऐसे ही टॉप बिजनेसमैन नहीं है पाकिस्तान का। अगर वो इतना मीठा बन रहा है तो ये बिला वजह कभी नहीं हो सकता। नजमा अपने तजर्बे की रोशनी में मुहीब के किरदार पर तबसरा करने लगी। लेकिन मेरे नजदीक शायद आप भी इन्हें नहीं जानती। सोबिया ने कुछ सोचते हुए बड़े गंभीर लहजे में कहा। तुम्हें क्या लगता है ये कोई रोमांटिक नावल चल रहा है जिसमें हीरो हीरोइन पर दुखों के पहाड़ तोड़े, लेकिन हीरोइन यही सोचती रही कि जरूर मेरी मोहब्बत में ये सब कर रहा है। वो इसकी माँ को गालियां दे लेकिन वो हीरो है। वो जबरदस्ती करे मगर वो फिर भी हीरो है। वो बुरा भला कहे फिर भी वो हीरो की कुर्सी पर टिका हुआ है। वो अपने मकसद के लिए लोगों की जिंदगियों से खेले मगर भाई इसके लिए जायज है क्योंकि है तो वो हीरो ना। नजमा ने आंखें चाइल्डिश टमटमाते हुए कहा। सोबिया को देख तंजिया जुमले अदा किए। नजमा ने आंखें चिल्डिश टमटमाते हुए कहा। सोबिया को देख तंजिया जुमले अदा किए। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो मज़ाक खेज अंदाज में बोली। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है जैसा आप कह रही हैं। इसका जवाब सुनते ही नजमा का सदमे से अपना सर पीटने का दिल चाहा। वैसे कम ही बिजनेस पार्टीज में शरीक हुआ करता था मुहीब, लेकिन ये पार्टी इसके जितनी दोस्त की जानिब से थी तो इसे दोस्ती की खातिर शिरकत करनी ही पड़ी। ओ मुहीब सर, आप यहाँ? मुझे लगा नहीं था कि आप आएंगे। मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। वो अकेला खड़ा ब्लूटूथ पर बात करने में मगन था जब पीछे से आकर मिस्टर वकास ने मसरत बड़े लहजे में कहा। मैं बाद में बात करता हूँ। वो खुबरू नौजवान कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए मिस्टर वकास की जानिब मुतवज्जा हुआ। मुहीब बहुत कम गो था। इसने फक्त गर्दन को अस्पात में हिलाकर जवाब दिया। लोग इसकी कम गोई की आदत को इसका गुरूर समझते थे। आप अकेले? आपको एक हसीन पार्टनर की जरूरत है शायद। वो मफहमाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले। मुहीब बाखूबी जानता था इनका क्या मतलब है। अचानक से वो किसी को बुलाने लगे। 2 लम्हे भी न गुजरे थे कि मुहीब के सामने एक नहायत ही हसीन और जमील लड़की ब्लैक साड़ी में मलबूस खड़ी थी। इसकी साड़ी का ब्लाउज इसके खूबसूरत और पुरशदाब जिस्म को छुपाने के लिए नाकाफी था। सुर्ख रंग की लिपस्टिक इस लड़की पर मानो क़यामत डाल रही थी। यह है मेरी वाइफ फरहा, और फरहा ये है मुहीब अजलाल मलक। वकास साहब मुस्कुराते हुए इन दोनों का एक दूसरे से तारुफ करवाने लगे। हेलो मिस्टर मुहीब, नाइस टू मीट यू। इसने लहक कर मुहीब की जानिब हाथ बढ़ाकर पहल की। हेलो। इसके हाथ से हाथ मिस होते ही मुहीब के पूरे जिस्म में करंट बरकीरू की तरह फैला। आप बात करें, मैं आता हूँ। वकास साहब दानिस्ता तौर पर फरहा को मुहीब के पास छोड़ गए थे। वो 17 साल की कम उम्री से बिजनेस को संभाल रहा था और बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ था कि कुछ बिजनेस डील्स औरतों के जरिए तय पाती हैं। वकास साहब बहुत वक्त से मुहीब के साथ एक डील फाइनल करना चाह रहे थे, जिसके लिए अब उन्होंने अपनी खूबसूरत बीवी को मुहीब के आगे पेश कर दिया था।
चलें बैठकर बात करते हैं। फरहा ने शर्मगी से मुस्कुराकर अपने बाल कान के पीछे करते हुए कहा। फरहा की हर अदा खुली गना की दावत थी। ऐसे ही ठीक है, इसने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालते हुए मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। ओ मगर मैं थक जाऊंगी खड़े खड़े। इसने अपनी शहादत की उंगली मुहिब के कंधे पर मिस करते हुए लहक कर कहा। वो लड़की वाकई इतनी हसीन थी कि किसी भी मर्द को बहका सके। गर्मी का एहसास शिद्दत से इसे महसूस होने लगा था। आपको तो पसीने आ रहे हैं, चलें कमरे में चलते हैं। वो लड़की नहायत बेशर्मी से इसे दावत देने लगी थी। वो मर्द था, न चाहते हुए भी बहक रहा था। इसे अपनी हालत गैर होती महसूस हो रही थी। इसकी तलब बढ़ रही थी। इसे नफरत थी ऐसी औरतों से, मगर जब वो हद से ज्यादा करीब आकर खुली दावत देने लगी तो इस पर भी तलब गालिब आने लगी थी। और मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी तलब का गालिब आ जाना ही तो होता है। अचानक ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वो रिमोट से एलसीडी बंद करके अभी कमरे से निकलने ही लगी थी कि सामने से अचानक किसी के सीने से टकराई। गलती इसकी थी। वो नजरें झुकाए अपनी ही सोचों में मगन चल रही थी। नजर मेरी कमजोर हुई है, मगर लगता है नजर तुम्हें भी नहीं आ रहा। वो मुहीब को देख चिढ़ते हुए अभी बोल ही रही थी कि इसने महसूस किया कि मुहीब गहरी गहरी सांसें ले रहा है। वो अभी समझ पाती कि क्या चल रहा है। इससे कबल ही वो इससे शीशे के दरवाजे से लगाकर खड़ा हो गया था। नजमा की खौफ के मारे आंखें बड़ी हुई। इसकी निगाहें तरसी तरसी मालूम हो रही थी। नरमी से इसके होंठों को चूमा। मुकाबिल ने आज एहतजाज नहीं किया था। ये देख इसके हसीन चेहरे पर पहली बार एक दिलफरेब मुस्कुराहट बिखरी। इसने आंखें जोर से मीच ली और दोनों हाथों की मुट्ठियां बड़ी मजबूती से बींच ली, जैसे इसे खुली इजाजत दी हो। वो मुस्कुराते हुए इसे अपने बाहों के हसार में उठाकर बेड पर ले आया। अपना हक लेने के बाद जो पहला जुमला इसके मुंह से अदा हुआ वो नजमा के दिल को हला गया था। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे प्यारे अल्लाह, जो तूने मेरी तलब को जायज तरीके से पूरा फरमाया। ये कहकर इसने आंखें पुरसुकून अंदाज में बंद की। इस लम्हे को याद करने लगा जब फरहा ने इसकी पेशानी पर आता पसीना अपने हाथ में पकड़े हुए रुमाल से साफ करते हुए इसे कमरे में चलने की दावत दी थी। हाथ हटाओ, पता नहीं कितनों के मुंह लगी होगी तुम। मैं गंदगी पसंद करने वाला मर्द नहीं हूँ। तुम जैसी औरतें घर बैठी पकीज़ा औरतों के हक मारती हैं, यही वजह है मुझे नफरत है तुम जैसियों से। वो कदवरत बड़े लहजे में इसका हाथ झटकते हुए कहकर तेजी से पार्टी छोड़कर बाहर आ गया। उफ, गाड़ी में बैठते ही इसने एक गहरा सांस हवा में खर्च किया था। वो ही जानता था कितनी मुश्किल से वो इस लड़की की दावत को छोड़कर आया था। यकीन नहीं आता कि इस लड़की की खूबसूरती मुझ पर इतनी ज्यादा असरअंदाज हुई। दफा करो, जो इसके पास है वो मेरी बीवी के पास भी है। जैसे खुद को ही पहला रहा था। वो अपने मनचले दिलो जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और मलक मैंशन पहुंचा। हल्की हल्की होने वाली बारिश ने इसे भिगो दिया था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, नजमा को देखते ही सारे जज्बात अज खुद बिखरने लगे। दूसरी जानिब नजमा बेसुसी लेटी छत को तक रही थी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो याद कर रही थी इस वक्त को जब ऐनी इसके कमरे में आकर सफाई कर रही थी। मैडम, आप मिस्टर मुहीब को क्या बिल्कुल पसंद नहीं करती? नजमा अपने सेल पर टिकटॉक देख रही थी जब ऐनी के किए जाने वाले सवाल ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। मुझे गलत मत समझिएगा, वो आपकी आवाजें कमरे से बाहर आती हैं तो मैं और बाकी दीगर मुलाजमीन अक्सर सुनते रहते हैं। नजमा के इसे देखते ही वो घबराकर अपनी बात की वजाहत देने लगी थी। इसने जबरदस्ती की है मेरे साथ, वो हमेशा करता है। तुम्हें लगता है एक औरत ऐसे शख्स को पसंद कर सकती है? नजमा ने उल्ट इससे सवाल किया। इसके लहजे में नफरत नुमाया थी। हाँ, मगर एनी बोलने में हिचकिचाहट का शिकार नजर आ रही थी। मगर क्या? वो तजस्सुस से एक आईब्रो चुकाकर पूछने लगी। वो मुझे लगता है आपको अपना मसला किसी मुफ्तिया से बयान करना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि अब आपके लिए शरीयत का क्या हुक्म है। ऐनी के कहते ही नजमा से उलझी निगाह से तकने लगी। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, हमारे लिए हर मामले में शरीयत से रहनुमाई लेना तो जरूरी है, तो ये तो फिर एक बहुत बड़ा मसला है। बात सिर्फ
آپ کی یا مسٹر محیب کی نہیں ہے، بات ایک فیملی کی ہے، ایک خاندان کی ہے۔ اب اپنی آنے والی نسل کو کیا دیں گے؟ بلکہ جس طرح آپ لوگ لڑ رہے ہیں، کیا آپ اسے دنیا میں بھی آنے دیں گے؟ اگر وہ دنیا میں آ بھی جاتا ہے تو اپنے والدین کو یوں لڑتا جھگڑتا دیکھ اس کے ذہن پر کیا اثر ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے یہ سب میں نے خود کیا ہو۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ میرے ساتھ تو خود زبردستی ہوئی ہے، مخاصہ جتاتے ہوئے روحانسا لہجے میں بولی۔ میں جانتی ہوں، تبھی تو چاہتی ہوں آپ شریعت سے اپنے لیے رہنمائی لے لیجئے۔ دیکھیے، میں اسلامک اسٹڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پتا ہے آپ مظلوم ہیں اور ماسٹر محیب ظالم، مگر آپ دونوں دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کے مقدس رشتے میں بندھے ہیں۔ آپ دونوں پر اب ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے میں آپ سے پھر ایک بار کہوں گی، کسی مفتی صاحب یا مفتیہ سے فتویٰ لیجئے کہ آپ کا ماسٹر محیب کو اپنے قریب نہ آنے دینا درست ہے؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں، جسے آپ زبردستی کہہ رہی ہیں، کیا وہ شریعت کی نظر میں زبردستی ہے؟ یاد رکھیے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی اٹکلیاں عقل سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہم خدا تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں ہر معاملے میں۔ اینی کا انداز بیاں بہت خوبصورت تھا، وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر اسے سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر میں تو کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لینے نہیں جا سکتی، وہ پریشان ہو کر بولی۔ آپ کو مولوی صاحب کے پاس جا کر فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مفتیان کرام نے لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ لوگ اب اپنے مسائل واٹس ایپ اور میسنجرز پر بڑی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر تو مفتیان کرام نے بہنوں اور بھائیوں کے لیے الگ الگ گروپس بھی تشکیل دے رکھے ہیں، جہاں آپ بآسانی اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ گروپس میں بات نہیں کرنا چاہتی تو اپنے مسائل کے متعلق تو ان سے آپ پرسنلی بھی بات کر سکتی ہیں۔ اینی نے اپنا سیل یونیفارم کی جیب میں سے نکالتے ہوئے اسے بتایا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی گروپ میں ایڈ کر لو۔ نجمہ کو دلی طور پر مسرت محسوس ہوئی تھی اینی کی بات سن کر، کیونکہ اب اسے اپنا فتویٰ لینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اپنا نمبر دیجئے، میں کرتی ہوں، اینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اینی کے جانے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ نجمہ نے واٹس ایپ آن کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنا سوال کس طرح کرے، پھر آخر کار میسج کر ہی دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی سے زبردستی نکاح کرتا ہے گن پوائنٹ پر، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ سوال کرنے کے بعد وہ سیل کی سکرین کو بے صبری سے تکنے لگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص زبردستی کسی سے نکاح کرتا ہے اس کی مرضی کے بغیر، تو وہ شخص اس لڑکی کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے۔ ظلم کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنے اور حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے مال یا زمین پر ناجائز قبضہ کر لے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ اس میں مال یا زمین پر اصل مالک کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ اسی طرح شرک کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا حق مارا جاتا ہے۔ اسی طرح زبردستی نکاح کرنا بھی ظلم ہے، اس میں اس بندے کا حق مارا جاتا ہے اور نکاح کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس اور پاک رشتہ ہے، جس میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پر لطف اور خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اہم حصہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی راضی نہ ہوا، خوش نہ ہو، تو آپس میں محبت کے بجائے نفرتیں پیدا ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ترجمہ: اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا، ظالموں کے کام سے انہیں ڈیل نہیں دے رہا ہے، مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یاد رہے کہ ظالموں کا
आखिरी अजाब तो अपनी जगह, अल्लाह ताला भी दुनिया में गिरफ्त फरमाता है जालिमों। हजरत अबू मूसा चुनाचा जालिमों हजरत अबू मूसा चनांचा रजी अल्लाह ताला अन्हु अशरी से रवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बेशक जालिम को डील देता रहता है और जब इसकी पकड़ फरमा लेता है तो फिर इसे मोहलत नहीं देता। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जमा, रब की गिरफ्त ऐसी ही होती है, रब की गिरफ्त ऐसी ही होती है जब वो बस्तियों को पकड़ता है, जबकि वो बस्ती वाले बेशक इसकी जालिम हु पकड़ बड़ी शदीद दर्दनाक है। जबकि वो बस्ती वाले बेशक जालिम हो, इसकी पकड़ बड़ी शदीद दर्दनाक है। 5 मिनट भी न लगे थे कि इनका रिप्लाई आया, जिसे वो बगौर पढ़ने लगी। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। आखिरी आयत मुबारका पढ़कर तो जैसे इसके दिल को सुकून पहुंचा था। इसने आंखें बंद की तो आंसू अज खुद चेहरे पर बहने लगे। बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू बेहतर इंसाफ फरमाने वाला है। फिर जहन में अपने मुतल्लिक सवाल आया और इसने तेजी से टाइपिंग की। उस जबरदस्ती के निकाह के बाद लड़की इसे अपने करीब आने नहीं देती, तो इस सूरत में लड़की पर क्या हुक्म होगा? गवाहों की मौजूदगी में अगर जुबान से कबूल कर लिया तो शरन निकाह हो जाएगा, ख्वाह जबरदस्ती हुआ हो या गन पॉइंट पर हुआ हो। अब वो दोनों शरन मियाँ बीवी हैं, दोनों पर एक दूसरे के हकूक की अदायगी लाजम है। शोहर अगर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वह इनकार कर दे तो ऐसी औरत के लिए सख्त वईद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक दूसरे के हकूक की अदायगी लाजिम है। शोहर अगर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वह इनकार कर दे तो ऐसी औरत के लिए सख्त वईद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तर्जमा, यानी जब कोई आदमी अपनी बीवी को कुर्बत के लिए बुलाए और वो बगैर किसी सही उज़र के इनकार कर दे और वो शख्स इससे नाराजगी की हालत ही में रात बसर कर ले तो फरिश्ते सुबह तक इस औरत पर लानत बेचते रहते हैं, क्योंकि ये तर्ज अमल शोहर के दीन और ईमान की तबाही का बास बन सकता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तर्जमा, उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, जिस शख्स ने अपनी बीवी को अज़दवाजी ताल्लुक के लिए बुलाया और वो बगैर उज़र के इनकार कर दे तो उससे आसमानों में मौजूद रब ताला उस वक्त तक नाराज रहता है जब तक उसका शोहर उससे राजी ना हो जाए। इनका दिया जवाब वो बार बार पढ़ रही थी। इसका मतलब मैं गुनाहगार होती हूँ, मुहीब को खुद से दूर धकेल कर। मगर वो अभी खुद कलामी करते हुए रो रही थी कि इसे ऐनी के कहे जुमले याद आए। याद रखिए, हम मुसलमान हैं और हम अपनी अटकलियां अकल से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हम खुदा ताला के हुक्म के पाबंद हैं। हर मामले में ये तो मुनाफिकीन की अलामत है। जो दीन का हिस्सा इन्हें पसंद आए इसे इख्तियार कर लें और जो इनके नफ्स पर बारी हो इसे छोड़ दें। अगर मेरे नफ्स पर शरीयत का कोई हुक्म बारी गुजरता है तो मैं इसे तब भी छोड़ूंगी नहीं, बल्कि अपने नफ्स को जबरन इसके लिए राजी करने की कोशिश करूंगी। अगर अपना 100% जबरन इसके लिए राजी करने की कोशिश करूंगी। अगर अपना 100% देने के बाद भी मैं नहीं कर पा रही तो अपने रब से कहूंगी कि आसानी करे मेरे लिए, और कहूंगी मेरी इस मामले में पकड़ ना कीजिएगा, क्योंकि मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। इसका मतलब ऐनी जानती थी कि शरीयत के नजदीक मैं गुनाहगार हो रही हूँ। इसने रोते हुए अपनी आंखें मसली। इसने अपना चश्मा उतार कर सोफे पर रखा। रोने के सबब इसके सर में दर्द शुरू हो गया था। ठीक है, अगर मेरा रब यही चाहता है मुझसे तो मैं अपने नफ्स को जबरन इसके लिए कायल करूंगी, लेकिन या मेरे खुदा, अगर मैं ना कर सकूं तो मुझे गुनाह ना दीजिएगा, क्योंकि मुझे झुंझलाहट होती है। इसके छूने से भी कराहियत आती है, मुझे गिन महसूस होती है अपने वजूद से, जैसे वो छूता है मेरा बस नहीं चलता इसे खुद से दूर फेंक दूं। मेरी उंगलियों का एक एक पूर इसके लम्स से झुंझलाहट और अज़ियत
में मुब्तला हो जाता है, मुझे बहुत अजियत होती है और ये तो मुझसे बेहतर जानता है। मालिक, वो बिलक बिलक कर रोते हुए अपने रब पाक से चुपके बातें कर रही थी कि अचानक किसी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अपने आंसू बेदर्दी से पूंछते हुए खड़ी हुई। वो बाहर जाने की नीयत से खड़ी हुई थी कि मुहीब ने रास्ता रोककर शीशे के दरवाजे से इसे लगा दिया। इसकी नीली आंखें तलब से बड़ी मालूम हो रही थी। इसकी फूली फूली सी गरम सांसें नजमा के पूरे चेहरे को झुलसा रही थी। शदीद झुंझलाहट महसूस हुई थी इसकी कुर्बत से इसको, मगर फिर अहदीस मुबारका याद आ गई। आंखें जोर से मेच ली, जिसे जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर मीचता है। इसे खुद से दूर ना धकेले, इसके लिए खुद पर जबर करने लगी। अपनी मुट्ठियां मजबूती से बिंची। वो बस ये याद कर रही थी कि मुहीब के हकूक इस पर फर्ज हैं। अगर वो अपनी इस तलब के सबब गुनाह में पड़ता है तो वो भी गुनाहगार होगी। बेड पर लेटी अब वो मुसलसल छत को तकते हुए रोई जा रही थी। मुहीब के लिए वो अपने दिल में सवाए नफरत और कदुवत के कुछ नहीं महसूस करती थी। नच, रोना बंद करो। इस फालतू के रोने धोने के सबब आंखें पहले ही कमजोर हो चुकी हैं तुम्हारी। पहले तो वो बर्दाश्त करता रहा, मगर जब हद पार हुई तो झुंझलाकर उठकर बैठते हुए इस नशीली आंखों वाली लड़की के वजूद को गुस्से से तकते हुए कहने लगा, जो इसकी नजर में अपनी आंखों की बिनाई की खुली दुश्मन बनी हुई थी। अगर इतनी ही फिक्र हो रही है मेरी, तो आजाद कर दो ना मुझे। वो गम और गुस्से के आलम में थी। तेजी से उठकर इसकी आंखों में झांकते हुए बिफर कर बोली। वो लड़की नहीं जानती थी इस लम्हे इसकी नशीली आंखें किस कदर कातलाना थी। सुर्ख और नशीली स्याह आंखें जो मुकाबिल को खुद में डुबो देने का हुनर लिए हुए थी। वो लड़का इस लम्हे अपने दिल में अजीब सी हलचल होती महसूस कर रहा था। तुम्हारी फिक्र और मुझे मेरी तरफ से बाहर में जाओ, इसके तंजिया अंदाज में इसने कहा। फिर अपने कपड़े उठाकर आखिरी जुमला सर्द लहजे में कहता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। खुदा करे तुम्हें कल की सुबह देखना नसीब न हो। मुहीब अजलाल मलक, तुम एक जलाद हो। वो नहाते वक्त मसलसल खुद को दी जाने वाली बदुआएं सुन रहा था, मगर फिर भी चेहरे पर कोई तासुर न था। ये पहली बार हुआ है कि हम साथ सोए, मगर जंगली शेरनी ने कोई रात की हसीन निशानी नहीं दी मुझे। वो अपने हाथों पर इसके दिए पुराने निशान देख मुज़हका खेज अंदाज में खुद कलामी करने लगा। वो उलझा हुआ था नजमा के अचानक अमल पर, मगर इस लड़की पर जाहिर नहीं होने देना चाहता था। अम्मी, आप भी बैठ जाइए ना हमारे साथ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपका खड़ा रहना। सब नाश्ता करना स्टार्ट कर चुके थे। रूसा बेगम दीगर मुलाजमीन की तरह खड़ी हुई थी कि नजमा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई, अपनी माँ को यूं मुलाजमीन की तरह खड़ा देख। इसका दिल शदीद कर्ब में मुब्तला हुआ था। लगता है तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर उड़ रहा है आजकल। अपनी औकात बिल्कुल ही भूल बैठी हो। तुम सिर्फ मेरे बेटे की वजह से हमारे साथ बैठकर खाना खाती हो, वरना तुम्हारी औकात इतनी नहीं है। मुबशरा बेगम ने जब नजमा को अरूसा बेगम को चेयर पर बैठाता देखा तो मगरूर अंदाज में खासा जताते हुए कहने लगी। आखिरी जुमला उन्होंने बड़े तंजिया अंदाज में अदा किया। मेरी औकात पर मत जाइए मुहीब अजलाल मलक की बीवी हूं मैं। नजमा ने भी इन्हीं की तर्ज में जवाब दिया था, जो न सिर्फ इन्हें बल्कि रुकैया बेगम को भी 2-2 फुट उछलने का सबब बना था। बीवी, और वो भी मुहीब की ख्वाब देखना बंद करो। लड़की मुहीब की बीवी सिर्फ और सिर्फ पलवशा होगी। पलवशा मखरोस मलक, तुम सिर्फ इस खानदान पर लगा दाग हो जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। मुहीब की 4 दिन की दिल लगी के सबब खुश फहमी में मुब्तला मत रहो। मुबशरा बेगम खड़े होकर नजमा पर हकारत बड़ी निगाह डालते हुए जहर उगलने लगी थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, क्योंकि वो वाकिफ थी कि मुबशरा बेगम ठीक कह रही हैं। मुहीब सिर्फ दिल लगी कर रहा है। जब दिल बढ़ जाएगा तो इसे उठाकर इसी मलक मेंशन के एक कोने में जिंदगी भर के लिए फेंक देगा। इसकी आंखों में न चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। वो इन जालमों के सामने रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसुओं पर काबू न रख सकी। अरूसा बेगम ने इसके हाथ को थामते हुए दिलासा दिया। तुम खड़ी क्यों हो? चाय लेकर आओ किचन से। मुबशरा बेगम ने अरूसा बेगम को देख हाकमाना अंदाज में कहा। नजमा खूब वाकिफ थी। वह सिर्फ इसे नीचा दिखाने के लिए इसके सामने इसकी माँ से काम करवा रही हैं।
नाश्ता करो। वो अपनी आंखों से आंसू पूंछ ही रही थी कि मुहीब आकर चेयर पर बैठा। नजमा को खड़ा देखकर इसने हाकमाना अंदाज में कहा, तुम ही कर लो। वो अपना गुस्सा मुहीब पर निकाल रही थी। सपाट से लहजे में कहकर वहां से जाने लगी। समझ नहीं आई तुम्हें? नाश्ता करो बैठकर। इसने तेजी से इसकी हाथ की कलाई को गिरफ्त में लेकर बड़े सख्त लहजे में कहा। हाथ छोड़ो मेरा। वो बड़े रोबदार अंदाज में गोया हुई। पहले नाश्ता करो। सोबिया की तो आंखें चमक रही थी इन दोनों मियाँ बीवी को लगता देखकर। वाओ, सुबह ही सुबह धमाकेदार सीन देखने को मिल रहे हैं। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। इस बार इसकी आवाज में मजीद सख्ती उभर आई थी। तमीज नहीं है तुम्हें अपने शोहर से बात करने की? रुकैया बेगम डिपटने वाले अंदाज में नजमा को घूरते हुए बोली। अरे वाह, अभी कुछ लम्हों पहले तो आप ही लोग मुझे बता रहे थे कि मैं मुहीब की बीवी नहीं हूँ, वो तो पलवशा होगी। तो अभी वो रुकैया बेगम को जवाब दे ही रही थी कि मुहीब तेजी से खड़ा हुआ और इसे खींचता हुआ इन लोगों के सामने सीढ़ियों की जानिब ले गया। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। वो नाजुक गुड़िया मसलसल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। जितना लड़ना है लड़ लो मुझसे, मगर कमरे के बाहर इस रिश्ते की इज्जत रखो। कमरे में लाते ही इसका हाथ अपनी गिरफ्त से आजाद किया और अपनी पेशानी मसलने लगा। कुछ सानियों के लिए बिल्कुल खामोश रहा, जैसे अपने गुस्से पर जब्त कर रहा हो। फिर नजमा की जानिब देखकर बड़े सख्त लहजे में गोया हुआ। मुझे कोई रिश्ता ही नहीं रखना, तुम इज्जत की बात कर रहे हो। वो बड़े गुस्से से झुंझलाते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली। इसका जवाब सुनते ही वो जुजबुज होकर अपने ऑफिस का ब्रीफकेस उठाकर कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया था जैसे सारा गुस्सा बेजान दरवाजे पर उतारा हो। इसके कार में बैठते ही ड्राइवर ने गेट बंद किया। इसने सीट से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे ही आंखें बंद हुई, कल रात का पूरा सीन इसकी आंखों में फिल्म की तरह चलने लगा। इस हसीन लड़की के होंठों की नरमी, इसके हाथों का नरम और गर्म सा लम्स, बालों के महक, इसकी सांसों की खुशबू। वो लम्हा तो जैसे आंखों में बसेरा करके बैठ गया जब नरमी से होंठों को चूमने पर इस लड़की ने एहतजाज नहीं किया था। वो खूबरू नौजवान वाकिफ था। इसका एहतजाज न करना रजामंदी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अगर रजामंदी होती तो वो बाद में बिल्कुल भी नहीं रोती। इस लड़की ने सिर्फ कल रात इसे रोका नहीं था, मगर इसने क्यों नहीं रोका? जितना सोचता इतना ही उलझता जाता। मगर अजीब सरूर था इस उलझन में भी। वह लड़की नशे की तरह इसके जहन पर गालिब आ गई थी। आंखों के खुले या बंद होने से कोई ताल्लुक ही नहीं था इन हसीन लम्हों का। वो बार बार इन हसीन लम्हों को जी रहा था। वो मीटिंग में होकर भी वहां नहीं था। वो कैसे होता? वो तो इन हसीन लम्हों की यादों में बदमस्त था। इसके होंठ और गला खुश्क हो रहा था। बस नहीं चल रहा था कि उड़कर इस हसीन दिलरुबा के पास पहुंच जाए और फिर से कुछ हसीन यादें बनाए। वो अपने अंदर मजीद तलब बढ़ती हुई महसूस कर रहा था। सर, इस बारे में आपकी क्या राय है? एक एम्प्लॉय ने अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद इसकी राय तलब की थी। वो वहां होता तो जवाब देता ना। वो तो ज़हनी तौर पर वहां मौजूद ही नहीं था। सर, इसकी सेक्रेटरी ने दोबारा मुखातिब किया, जिस पर वो हवासों में लौटा था। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। एक दो सानियों के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गया था। इसने प्रेजेंटेशन नहीं सुनी थी या अपने एम्प्लॉयज पर जाहिर नहीं करना चाहता था। पेन का कैप लगाकर फाइल में रखकर अपनी सेक्रेटरी के आगे बढ़ाते हुए बड़ी संजीदगी से इसने जवाब दिया। फिर अपनी चेयर से बड़े पुरवकार अंदाज में खड़ा होकर लंबे लंबे कदम लेता मीटिंग रूम से बाहर निकल आया। जी, वो दोनों मियाँ बीवी सो रहे थे जब दरवाजा नॉक हुआ। पलवशा आ रही है, रास्ते में है, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती है। वो तो अच्छा हुआ कि इसने पहले मुझे कॉल करके बता दिया, वरना उल्टा खुद ही सरप्राइज हो जाती। मुबशरा बेगम ने मुहीब को पलवशा के आने की इतला दी थी। इनके दरवाजा नॉक करने के सबब नजमा भी उठ गई थी। जल्दी से अपना कमरा साफ करो और कचरे को उठाकर बाहर फेंको। मुबशरा बेगम ने नजमा को बड़ी हकारत बड़ी नजरों से तकते हुए कहा। मुहीब से मुखातिब होकर कहा। दिल को चली किया था इनके लफ्जों ने। वो जालिम औरत इसके वजूद को एक कचरे से ताबीर कर रही थी।